Hello everyone, I am Jatin and today we are starting our lecture 9 part second। देखो पार्ट वन में हमने ऑलरेडी एक पोर्शन को कवर किया था, यानी रिलेटिव मोशन 1D को कवर कर लिया था पार्ट वन में। नाउ इन पार्ट सेकंड वी आर सपोज टू कवर रिलेटिव मोशन इन 2D। ओके, तो 1D वाला जो लेक्चर था रिलेटिव मोशन 1D का लेक्चर वो 40 मिनट समथिंग का गया था। ये थोड़ा ज्यादा लेंथी आने वाला है, मतलब अबाउट ट्वाइस ऑफ 2 टाइम्स जाएगा उसका। तो देखते हैं कितना लेंथी आता है। अगर ज्यादा लेंथी होगा तो मैं इसको भी और पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, पार्ट 2 और पार्ट 3 बना देंगे। ठीक है, अगर होता है तो, जरूरी नहीं है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है या आपको कोई मेंटरशिप चाहिए, कोई अपडेट चाहिए, कोई भी रिलेटेड फिजिक्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, नीट जेई रिलेटेड, वहां पे जेई और नीट के मेंटर्स भी हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में हम। देखो, इतना पोर्शन हमने पार्ट वन में कवर कर लिया था, इतना पोर्शन पार्ट वन में, और इतना पोर्शन हम पार्ट टू में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम रिलेटिव मोशन इन 2D को समझेंगे। ठीक है, रैन मेन एक कॉन्सेप्ट होता है कि बारिश हो रही है और इंसान है वो दौड़ रहा है, चल रहा है, खड़ा है, तो उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना चाहिए कि वो भीगे नहीं, ऐसा क्वेश्चन आता है। और एक रिवर मैन केसेस आते हैं। इसमें क्या होता है कि एक रिवर है, उसको क्रॉस करना है, उसके अलोंग चलना है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, ये सारे केसेस आते हैं। तो इन सबकी स्टडी करने वाले हैं, सबके क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन इन 2D से। देखो, जैसे हमने वहां पे रिलेट किया था कि एक पॉइंट है ओ, और उससे कुछ डायरेक्शन डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, फिर एक क्यू पॉइंट है थोड़ी डिस्टेंस पे। तो मैंने ये बताया था कि अगर ओ और पी के बीच का डिस्टेंस x1 है और ओ पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस x2 है, ये तो 1D के लिए हो गया, क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन में बात हो रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज ला रहा हूँ इस चीज में, और मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं 2D में बात कर रहा हूँ, मैं वेक्टर क्वांटिटी में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जब भी आएगी तो आई प्लस जे के ऐसे फॉर्म में ले लेंगे 2D के लिए। तो क्या होगा, मैंने माना कि ये मेरा पॉइंट ओ है, जो कि मेरा रेफरेंस पॉइंट है, मैं इसको मान लेता हूँ मेरा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, और ये मेरा एक पॉइंट पी है, और ये मेरा दूसरा पॉइंट क्यू है। ठीक है, तो अगर ओ से पी की, अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं, स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है, ओ से पी के लिए मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा, जिसको मैं x1 वेक्टर नाम दे देता हूं। और ओ से क्यू का कोई पोजीशन वेक्टर जो है उसको मैं x2 नाम दे देता हूँ, x2 वेक्टर। तो अगर मैं बात करूं कि पोजीशन ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P, अब मैं यहाँ पे इसको वेक्टर क्वांटिटी में सॉल्व करूंगा। तो पोजीशन ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P को करने के लिए मैं क्या करूंगा, x ऑफ क्यू पी लिख दूंगा ऐसे वेक्टर क्वांटिटी में। तो x ऑफ Q वेक्टर माइनस x ऑफ P वेक्टर निकाल लूंगा विद द अवर रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग x2 और x1 है। तो x21 वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर। देखो सेम फॉर्म है जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। ठीक है, तो अभी कोलिजन वाला केस आ गया, इतना ही है, वैसे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता। सिमिलर तरीके से जहां पे हमने वेलोसिटी का पढ़ा था, तो वेलोसिटी का भी वही जगह v ऑफ 2 1 अगर मेरे को देखना है तो v ऑफ 2 माइनस v ऑफ 1 कर दूंगा। देखो ये बोल क्या रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, जिसके विद रेस्पेक्ट टू में आ रहा है, यानी जिसको मैं रेफरेंस मान के चल रहा हूँ, दैट इज जो पीछे लिखा हुआ है ना 1 या 2, जो भी ए बी। जैसे कि मैं अगर इस वाले पॉइंट की बात करूं कि वी वेक्टर ए बी, तो ये क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये ऐसा बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव मोशन इन 2D में सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे अच्छे कॉन्सेप्ट जो है वो है कोलिजन वाले, कि जब कोलाइड करने वाले तो कोलाइड की कंडीशन बतानी है। देखो, जब भी कोलिजन ऑफ टू बॉडीज इन 2D प्लेन की बात आती है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक पार्टिकल है, इसके 2 3 क्वेश्चन भी लाया हूँ मैं। यहाँ पे एक पार्टिकल हो, यहाँ पे एक पार्टिकल है। ठीक है, और 1D में तो अगर ये कोलाइड कर रहा है तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे 1D के लिए अगर मैं बात करूँ तो। अब मैं सेकंड चीज बोलता हूँ कि मैंने एक पार्टिकल को इस डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री पे या 30 डिग्री पे u1 वेलोसिटी से उछाला। ठीक है, और सेकंड पार्टिकल को मैंने हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे या 60 डिग्री पे, मान लेते हैं 60 डिग्री पे u2 वेलोसिटी से उछाला। और ये दोनों कहीं ना कहीं कोलाइड कर रहे हैं, तो इसकी क्या कंडीशन होगी, देखो कोलाइड कर रहे हैं। अगर ये कहीं ना कहीं कोलाइड कर रहे हैं तो इनका सेम टाइम लेवल पे जो इनकी हाइट है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब वो कब सेम होगी, क्योंकि अगर मैं किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है इन पे, तो इन दैट केस इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो इक्वल होना चाहिए।
तभी जाके तो वो उनकी हाइट इक्वल होगी सेम टाइम के लिए। भाई अगर दो चीजें कोलाइड कर रही है तो मतलब ये आपस में सेम हाइट पे है, जिसमें सेम हाइट पे है, तो ये सेम हाइट पे कब होंगे, जब इनका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल होगा। इसका मतलब कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हुआ, यू वाई जो आया इसके लिए, वो आया u1 साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन थीटा होता है ना, साइन 30 डिग्री। और अगर मैं इसके लिए यू वाई की बात करूँ तो वो आएगा u2 ऑफ साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो ये तरीका होता है निकालने का, सिंपल सा। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तब जाके वो आपस में टकराएंगे। ये तो गई पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या आई कि सेम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, वो जीरो हो जाना चाहिए जब भी कोलाइड कर रहे हैं। अगर वो कोलाइड कर रहे हैं मतलब वो एक ही पॉइंट पे है, एक संग एक ही पॉइंट पे है, तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जानी चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज में आते हैं, और इसके जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, तो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे। फिलहाल के लिए इस टॉपिक को इतना ही समझते हैं कि ये दो कंडीशन होती है, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए, और दूसरा उनकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब रिलेटिव मोशन को आप क्वेश्चन ही देखेंगे डायरेक्ट, ऐसा कुछ ऐसा कुछ अलग से नहीं करना है। तो अ पर्सन मूव ड्यू ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, feels the wind is blowing towards south at a speed of 6 मीटर पर सेकेंड। देखो, जब भी ये फील्स आ जाए, मैं वर्ड बता रहा हूँ, एक तो फील आ जाए, फील करा उसने, या उसने एपियर करा, एपियर, इट सीम्स टू एपियर लाइक, ऐसा कुछ आ जाए, तो इन केसेस में क्या होता है कि ये रिलेटिव वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। क्योंकि ऐसा मेरे को फील हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट में मेरे को फील हो रहा है कि ये आदमी इधर की साइड जा रहा है, मतलब उस पॉइंट पे मैं भी अगर किसी वेलोसिटी से जा रहा हूँ या मैं रेस्ट पर हूँ, तो वो उस आदमी की जो स्पीड है वो मेरे रिलेटिव है। ठीक है, तो जब भी फील और अपियर आ जाए वो केस होगा रिलेटिव का, यानी ये चीज मेरी रिलेटिव वेलोसिटी है। तो पहला जो मैं वो गिवन है, मैं पहले डायरेक्शन ले लेता हूँ। मैंने माना कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, ईस्ट वेस्ट ऐसे लेते हैं और इसको नॉर्थ साउथ ऐसे लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको मैं आई कैप मान के चलूंगा, इसको मैं जे कैप मान के चलूंगा, बाकी अपोजिट माइनस जे और माइनस आई, इस तरीके से मान लिया। तो अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन की बात करूं तो पर्सन की, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पर्सन पी वेक्टर की बात करूं तो वो क्या है, 6 i कैप है। क्या है, 6 i कैप। अब मैं बात करूं कि विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड साउथ, ऐसा फील हो रहा है, तो विंड ऑफ मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू पर्सन, तो डब्ल्यू पी लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 6, साउथ डायरेक्शन कौन सी, माइनस जे, तो -6 j कैप। ठीक है, तो मेरे को क्या बताना है, मेरे को बताना है फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फाइंड लो, यानी मेरे को वी वेक्टर ऑफ डब्ल्यू निकालना है एक्चुअल में, और इसका मॉड निकालना है इसको, तो वी डब्ल्यू निकाल लेते हैं पहले। देखो, तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। पहला पार्ट, मेरे को पता है कि वी डब्ल्यू पी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी वी डब्ल्यू माइनस वी पी, यही पढ़ा था मैंने वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, तो अब मैं इस केस में क्या करूंगा कि मेरे पास ये वैल्यू है, मेरे पास ये वैल्यू है, मेरे को सॉरी ये निकालना हो, ये वैल्यू है, तो मैं वी वेक्टर डब्ल्यू को लिख दूंगा वी वेक्टर डब्ल्यू पी प्लस वी वेक्टर पी। ठीक है, जब मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 6 i कैप प्लस 6 j कैप, मतलब, और ये डायरेक्शन कौन सी हुई, सॉरी नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, तो मेरा आंसर आया 6 i कैप माइनस 6 j कैप, ये मेरा आंसर आया। तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई, ये वाली। तो मतलब एक्चुअल में जो विंड की वी वेक्टर डब्ल्यू है वो इस डायरेक्शन में हो। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया, और ये 45 डिग्री पे होगा, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब पॉइंट आता है, मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट में आई कैप का स्क्वायर, जो भी आई कैप की वैल्यू है, प्लस जे कैप का, तो 36 तो 6√2 मीटर पर सेकेंड विल बी माई करेक्ट आंसर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉडुलस, यानी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। और अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में छोड़ना है तो मेरा आंसर ये होगा। ये हो गया पहला केस। सेकंड केस है, इफ पर्सन डबल्स हिज वेलोसिटी, अगर मैं वीपी को डबल कर दे रहा हूँ, वीपी को डबल कर दे रहा हूँ, तो फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द विंड ब्लो विद रेस्पेक्ट टू मैं। देखो, मेरे पास निकल के आया कि वीपी वेक्टर जो नया बन रहा है मेरे पास वो 12 i कैप है, क्योंकि मैंने डबल कर दिया पहले से। ठीक है, और जो वी डब्ल्यू मेरे पास पहले निकल के आया था वो तो उतना ही देगा, विंड की वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही ना, तो वो आया था 6 i कैप माइनस 6 j कैप।
तो मेरे को बोल रहा है अब अगर मैं बात करूं कि विंड की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू दैट मैन और विद रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन विल बी इक्वल टू क्या होगा, v ऑफ w वेक्टर माइनस v ऑफ p वेक्टर निकाल लेंगे तो वैल्यू आएगी 6 i कैप माइनस 6 j कैप माइनस 12 i कैप। ओके, तो आंसर विल बी -6 i कैप माइनस 6 j कैप, ये होगा। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड तो वही 6√2 मीटर पर सेकंड ही आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। ठीक है, तो अब इसकी डायरेक्शन, अब डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी अगर मैं मैन की स्पीड बढ़ा दूं। ठीक है, समझ में आ गया। वी डब्ल्यू वेक्टर, वी डब्ल्यू पी वेक्टर, इसको न्यू कर देते हैं जो नया बाद में सेकंड क्वेश्चन के लिए बनता है, इस डायरेक्शन में। ओके, गॉट इट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करना बहुत आसान होता है, इसी से सॉल्व करना। अ मैन इज गोइंग ईस्ट इन द कार विद वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है, मैंने वी एम मान लिया, 20 i कैप किलोमीटर पर आवर में मान लेते हैं। ठीक है, एंड अ ट्रेन एपीएस, देखो वापस एपीएस वर्ड आ गया, मतलब ये उसको फील हो रहा है दैट टू मूव नॉर्थ टू हिम, वो नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रही है। तो वी वेक्टर ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू क्या है, 20 j कैप। नॉर्थ डायरेक्शन को क्या लिखते हैं, 20 j कैप, लेकिन वेलोसिटी 20 नहीं है, 20√3 है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 20√3 j कैप। तो मेरे को बोला व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ट्रेन। तो हाउ कैन आई सॉल्व इट, लाइक वी वेक्टर ऑफ टी निकालना है, तो मैं वही सेम अभी जैसे किया था, मैं ऐड कर दूंगा वी ऑफ एम को, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये आया मेरा 20√3 j कैप प्लस 20 i कैप। तो एक्चुअल में ये जो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूं, ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा नॉर्थ है, तो ये आई प्लस जे दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब दोनों ही इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे। अगर मैं बात करूं कि ये वाला मेरा y कंपोनेंट है, ये वाला मेरा x कंपोनेंट है, तो मैं हॉरिजॉन्टल से एंगल की tan थीटा की बात करूंगा तो वो y अपॉन x की वैल्यू के बराबर होता है, तो √3 आता है। ये मैंने वेक्टर में सिखाया था आपको। तो थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 60 डिग्री, थीटा 60 के लिए tan थीटा √3 होता है। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री। तो अगर मेरे को इसका आंसर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा कि एक तो इसका मॉड निकाल लूंगा, इसका मॉड आएगा मेरा 20, तो कॉमन आ गया तो बाहर आ जाएगा, और 3 + 1 अंडर रूट में, तो मेरा आंसर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मॉडुलस निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मेरा आंसर होगा एक्चुअल वेलोसिटी जो होगी, एक्चुअल वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या लिखूंगा, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की साइड जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरा इस तरीके से लिखने का तरीका होता है। और भी बहुत तरीके होते हैं, और मतलब वो डिपेंड करेगा कि मेरे को ऑप्शन क्या दे रखा है, तो मैं ऑप्शन के हिसाब से बता पाऊंगा। फिलहाल ये तरीका ऑब्वियस है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ डायरेक्शन से 30 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आ गया, ये होता है पूरा क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये जो कॉलिजन वाला मैं केस बता रहा था वो वाला केस है, इसको अच्छे से देखना। टू पार्टिकल ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, साइमल्टेनियसली इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर विद द इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी के बने, दे कोलाइड आफ्टर 0.5 सेकेंड एंड द फाइंड आउट द एंगल थीटा एंड द डिस्टेंस x। तो ध्यान से समझिए, ये मेरा पॉइंट मान लो ए है, जो कि मैं थीटा एंगल पे है, मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ विद द 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से है। ठीक है, और मेरा जो दूसरा पॉइंट है, मानो कि इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्स डिस्टेंस पे, और जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने पहली कंडीशन क्या बताई थी कि इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब कि 20 साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है, 20 × साइन थीटा होगा, वो इक्वल टू 10 होगा। तो यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई कि साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू होगा 10/20, दैट इज इक्वल टू हाफ, एंड थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है गाइस, इट्स रेनिंग आउटसाइड, तो मे बी थोड़ा सा साउंड बाहर का आ रहा हो। ठीक है, फिर भी हम ट्राई करेंगे कि साउंड क्वालिटी बेटर से बेटर रख पाए, एडिटिंग वगैरह में भी ट्राई करेंगे। एंड द सेकंड पार्ट कैसे, अगर मेरे को एक्स वैल्यू निकालनी है तो मेरे को पता है कि जितने टाइम में ये आपस में कोलाइड करेंगे एयर में जाके, उतने टाइम में ही ये एक दूसरे को मतलब टच कर देंगे। और इसने बोला दे कोलाइड आफ्टर 0.5 सेकेंड,
तो x विल बी इक्वल टू क्या होगा, ux, क्योंकि इसका तो x डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट है नहीं, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इन x डायरेक्शन 0 हो गई। लेकिन इसका मेरे पास कंपोनेंट है 20 cos थीटा, 20 cos थीटा। तो ux तो हो गया 20 cos थीटा, इंटू टाइम कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x विल बी इक्वल टू, u की वैल्यू 20 है, cos थीटा की वैल्यू √3/2 है, और इसकी वैल्यू हाफ है। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई निकल के, 5√3 मीटर। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। सो हमने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देख लिया कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मैंने इक्वल कर दिया। ठीक है, और मैंने अपना आंसर निकाल लिया। देखो एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि अभी जो मैंने वो वर्टिकल कंपोनेंट वाला सीन बताया, आपको केस बताया कि ऐसा करना होता है, वो तब करना होता है जब दे बोथ आर एट सेम लेवल ऑफ, लाइक वो, या फिर वो दोनों ही ग्राउंड पे हैं, या वो दोनों ही किसी सेम हाइट पे, यानी वो सेम लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम लेवल से इनिशिएट कर रहे हैं अपने मोशन को। इन दैट केस क्यों, क्योंकि हमारा हमारा जो वो होता है कि जो कॉलिजन हो रहा है, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन उनका लेवल ऑफ हाइट सेम होना चाहिए, तब वो कोलाइड करेंगे। ठीक है, मान लो कि मैं एक बात करूं कि ये एक तो मैं हाइट, इसका मैं एक एग्जांपल भी लाया हूं, ये h1 हाइट है और ये h2 हाइट है, और मैं दोनों से अलग अलग डायरेक्शन में फेंक रहा हूं इस तरीके से। अगर मैं अब इनके वर्टिकल कंपोनेंट बराबर कर दूं, तो ये दोनों सेम लेवल ऑफ हाइट पर कभी भी बराबर नहीं आ पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि h1 वाले के लिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइट ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि उसको इतनी हाइट एक्स्ट्रा कवर करनी है, इतनी हाइट एक्स्ट्रा कवर करनी है, जो उसका डिफरेंस है ऑलरेडी, उस लेवल को भी कवर करना है, फिर उसको वो लेवल भी कवर करना है जो दूसरे पार्टिकल ने कवर किया है। ठीक है, तो उस केस में थोड़ा अलग रहेगा, इसलिए मैंने अभी क्लियर कर दिया, क्योंकि फिर बाद में आप सोचती है सर ने तो बोला था कि वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल करना, इक्वल करके तो आंसर नहीं आ रहा है। तो वो बता रहा हूँ कि वो इसलिए क्या था, क्योंकि वो सेम लेवल से स्टार्ट हो रहे थे, तो वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल करने से आसानी हो रही थी। एक्चुअल में हमारा मोटिव ये है कि जब वो कोलाइड कर रहे होंगे तो उनका सेम लेवल ऑफ हाइट होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था। देखो ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन ना बहुत बार आया है एग्जाम में, बहुत बार आया है। मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा वर्टेक्स ए है, ये सॉरी सेकंड है और ये थर्ड है। मैं तीनों पे एक एक वॉइस को रख देता हूँ, ए बी सी को, और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन को समझना कि लैंग्वेज क्या है, क्योंकि इसका ना, ये तो ट्राइंगल के लिए, ऐसा स्क्वायर पे भी बहुत बार आया है क्वेश्चन, तो देखना। देखो, ABC are situated at the vertex of an equilateral triangle of the side D। इसकी साइड भी गिवन है मेरे को, साइड D इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड इक्वल होंगी। मेरे को क्या बोला, ईच ऑफ द बॉयज मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड v। A always moves toward B always moves toward C, and C towards A। when and where will be the they will meet each other। देख, जब अभी मान लो टाइम इक्वल टू 0 है, तो एट इनिशियल लेवल तीनों एक दूसरे की साइड भाग रहे हैं, एक दूसरे की साइड। मैंने माना कि इधर, और इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी होगी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब तीनों एक दूसरे की साइड भाग रहे हैं। कुछ टाइम बाद जब बी इधर आ गया, जो मैं इसको बी डैश कर देता हूँ, सी कहीं इधर आ गया होगा, सी डैश, और ए कहीं पे, और तीनों की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट, तो तीनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की होंगे, तो ए डैश इसको मान लेते हैं, इसको सी डैश मान लेते हैं। अब जो ए है वो हमेशा बी की साइड जाएगा, तो अब उसका जो भगने की डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी बी की डायरेक्शन में हो जाएगी। और बी की भगने की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो फिर इस डायरेक्शन में हो जाएगी, सी की डायरेक्शन में, और सी की ए की डायरेक्शन में हो जाएगी। तो मतलब तीनों की जो डायरेक्शन है भगने की, वो चेंज हो रही है बार बार। फिर थोड़ा और आगे जाएंगे, जब बी इधर आ जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो फिर चेंज हो जाएगी। तो एट दी एंड क्या होगा कि ये घूमना स्टार्ट करेंगे। मान लो ए पहले यहाँ था, बी पहले यहाँ था, और सी पहले यहाँ था, तो इनकी वेलोसिटी चेंज होते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड पे आके मिलेंगे। कहाँ आके मिलेंगे, सेंट्रॉइड पे आके मिलेंगे। मतलब इनकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और ऐसे ऐसे यहाँ के ये मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इनका जो पॉइंट ऑफ वो है कि ये मिल खा रहे हैं, वो तो पता चल गया कि सेंट्रॉइड पे आके मिलेंगे। याद रखना, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। अब कितनी देर बाद आके मिलेंगे, तो अब ये समझो कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, मेरी इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में v। ठीक है, एक तरह से
अगर मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट लगा दूं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट लगा दूं, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है और ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी की बात करूं, तो एक तो ए बी की साइड आने की कोशिश कर रहा है बी वेलोसिटी से, और बी का एक कंपोनेंट, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना डिग्री का होगा, वी cos थीटा होगा, वी cos 60 डिग्री होगा, राइट। तो वी cos थीटा से बी की साइड जाने की कोशिश कर रहा है, इनिशियल लेवल पे बात करो, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आ गई टोटल, कि v प्लस वी cos 60, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगी, रिलेटिव मोशन में पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये मेरी फाइनल वेलोसिटी आ गई, और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया है, ओवरऑल जो आपस में अगर मिल गए तो इनके बीच की जो इनिशियली डी डिस्टेंस थी वो जीरो हो गई, है ना, वो डिस्टेंस जीरो हो गई, तो टाइम टेकन क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डी अपॉन वी प्लस वी cos 60 डिग्री आएगा, जो वी बटे वी बाई टू होता है, और सिंप्लीफाई करने पे मेरा आंसर आएगा 2d/3v, ठीक है। समझ में आ गया केस, ऐसे करता है इसको सॉल्व। अब मैं एक और केस बता रहा हूँ, मान लो कि ये मेरे को ट्राइंगल ना देके, तो इसमें शेप का ऑप्शन भी होगा ना, हाँ है तो सही, मैंने यूज में नहीं लिया कभी। एक स्क्वायर की बात कर लेते हैं, ये मेरा एक स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी, मेरा एक स्क्वायर है जिसके जिसके चारों वर्टिसेस पे, और इसकी साइड ए है, इसके चारों वर्टिसेस पे चार पॉइंट है, ए बी सी डी, और चारों एक दूसरे की साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वही केस होगा, ये एंड द एंड घूम घूम के ऐसे इसके सेंटर पे आके मिलेंगे, ये भी इसकी वेलोसिटी सी की साइड है, उसकी वेलोसिटी डी की साइड है, ऐसा केस है। तो ये आपस में इस तरीके से जाके इधर आके मिलेंगे, तो वो जो मेरी डिजाइन होगी, उसका सेंटर पॉइंट जो होगा वही उसका, जो सेंट्रोइड होगा वही उसका मीटिंग पॉइंट होगा, उन चारों का मीटिंग पॉइंट होगा। और रिलेटिव लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, वी वेलोसिटी इधर की साइड है और इसकी वी वेलोसिटी इधर साइड है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए टू सी अगर मैं बात करूं, सॉरी ए टू बी की अगर मैं बात करूं, ए टू बी की बात करूं, तो इसका कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं है, बी का कोई भी कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में, कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी क्या है, वी आई, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, सिर्फ वी आई, और कुछ नहीं आया। तो मेरा टाइम टेकन क्या होगा, ए बाई वी, नॉर्मल सिंपल सा, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है, समझ में आ गया। और एक तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं, कि इसका कंपोनेंट सेंटर की साइड क्या होगा, वी cos 45 यानी वी बाई रूट टू, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है, ये अगर ए है तो ये ए बाई टू होगा, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस आपकी होगी ए बाई टू होगा, तो एक बाई फोर प्लस ए बाई फोर, ए बाई रूट टू ही आएगा, अंडर रूट में ए बाई फोर, ए स्क्वायर बाई फोर, स्क्वायर बाई फोर को सॉल्व करेंगे तो ए बाई रूट टू ही आएगा। तो ए बाई रूट टू को अगर मैं वी बाई रूट टू की वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूँ, तो टी इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सेम आंसर आ रहा है, भी ऐसे करना होता, तरीका बता दिया, वेलोसिटी अप्रोच का कॉन्सेप्ट यूज में लेना है और आंसर निकालना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेम कोलाइड का क्वेश्चन आ गया, लेकिन हाइट लेवल वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया था। तो टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली द फ्रॉम ए फ्रॉम द टू टावर्स ऑफ हाइट 10 मीटर एंड 20 मीटर, ठीक है, डायग्राम दे रखा है। पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड, एंगल दे दिया, ठीक है, स्पीड दे दी, दे कोलाइड इन द एयर, व्हाट इज द डिस्टेंस डी बिटवीन द टावर्स, ठीक है। तो देखो, मैं लेट कि उन्होंने टी इक्वल टू जीरो पे अपना प्रोजेक्शन स्टार्ट किया था, ओके, और टी सेकंड के बाद वो आपस में कोलाइड कर गए, मैंने टाइम टेकन क्या आ गया, टी आ गया। तो इतना पता चला कि अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं, तो ये वाला कौन एक कंपोनेंट होगा, अगर ये मेरा u है तो ये u cos 45 डिग्री होगा, और ये वाला कंपोनेंट मेरा u sin 45 होगा, जो कि इक्वली होते हैं, वैसे तो मतलब नहीं है, u sin 45 मान लिया। तो एक तरह से ये कंपोनेंट भी 10 आया और ये कंपोनेंट भी 10 ही आया, 10 मीटर पर सेकंड आया दोनों, तो 10 10। अब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए टू बी। तो क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे की डायरेक्शन में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो मेरा आ गया वेलोसिटी अप्रोच 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मान लो कि टाइम टेकन टी था, तो जो डी आ गया, डी डी इक्वल टू क्या आ गया, 20 इंटू टी होगा। दैट इज माई करेक्ट आंसर। पर टी की वैल्यू तो मेरे को नहीं पता, तो टी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं हाइट से हाइट का मतलब लूंगा, क्योंकि ये 10 मीटर की हाइट भी कवर कर रहा है। अगर वो कोलाइड कर रहे हैं, मान लो कि एक ने तो इतनी हाइट से उड़ना चालू किया, एक ने इतनी हाइट से, तो अगर वो कोलाइड कर रहे हैं तो होना तो उनको एट द एंड सेम हाइट पर है ना, आफ्टर टी टाइम उनकी हाइट सेम है। मतलब अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं वाई डायरेक्शन में, तो सिर्फ और सिर्फ ए के पास वेलोसिटी है, बी के पास वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या गई, 10 आई। और मतलब कि जो y आया वो आया 10t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं और टी स्क्वायर मेरे को निकालना ही है। ठीक है, और y जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो 10 है, और वो ऊपर की साइड है तो इसलिए पॉजिटिव लिया है। तो 10 इक्वल टू आ गया 10t - 5t स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आएगा 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एंड आफ्टर सॉल्विंग टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मेरा आंसर आएगा माइनस वन करेंगे तो नहीं आएगा, -2। इसको फिर हम सीरीज धराचार सॉल्व करते हैं, इक्वल टू आ गया माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब नॉन रियल वैल्यू। दैट मीन दे विल नेवर कोलाइड रियली। हमने कोई एरर किया है क्या, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की साइड लग रही है, वो नीचे, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, जो मैंने एक्सेशन लिया है, रिलेटिव एक्सेशन लिया, वो गलत लिया है। क्यों गलत लिया है, देखो, इसके पास एक्सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन इसके पास, सॉरी, इसके पास वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में, इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है ऊपर की डायरेक्शन में। इसके पास ग्रेविटेशन नीचे की डायरेक्शन में, लेकिन इसके पास भी तो ग्रेविटेशन नीचे की डायरेक्शन में है, वो भी तो नीचे आने का ट्राई करेगा ना। मान लो कि आफ्टर टी टाइम अगर मैं बात करूं कि हाइट ऑफ बी क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर होगा। ठीक है, और हाइट ऑफ ए क्या होगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। लेकिन इन दोनों का जो सम आएगा, इन दोनों का जो सम आएगा वो तो 10 मीटर होगा, तो वो कर लेते हैं। तो जो यू वाई टी की वैल्यू आई वो 10 मीटर आ गया। तो टी इक्वल टू 1 सेकंड वैल्यू आई करेक्ट आंसर की। 1 सेकंड के बाद ये दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे आफ्टर 1 सेकंड। तो अगर मैं यहाँ पे डी की वैल्यू रख दूं तो डी इक्वल टू क्या होगा, 20 × 1 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। क्या था, पहला कॉन्सेप्ट ये लगाया कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से हमने डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, जो भी अप्रोच कर रहे हैं तो वो डी वेलोसिटी डी डिस्टेंस को कवर करेंगे दैट इन द टाइम ऑफ कोलिजन, उसी टाइम पीरियड में। ठीक है, सेकंड पॉइंट होगा कि वो ऊपर की साइड जा रहा है, वो भी ऊपर की साइड जा रहा है, एट द एंड दोनों का लेवल सेम है, लेकिन उसके बाद नीचे की साइड ग्रेविटेशन एक्सेशन है, उसके बाद ऊपर की साइड कोई वेलोसिटी नहीं है। तो वो नीचे आने का ट्राई करेगा, वो ऊपर जाने का ट्राई करेगा, एक पॉइंट आएगा जहां वो दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे को ऐसे क्वेश्चंस को दो डायरेक्शन में तोड़ के करना होगा, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन। ठीक है, हो गया सॉल्व, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रैनमैन प्रॉब्लम। ठीक है, देखो गाइस, मैं आप को एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि रैनमैन प्रॉब्लम में होता क्या है। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, मतलब जेई में तो बहुत आते हैं, नीट में भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, कभी आ भी जाते हैं, कभी नहीं भी आते, लेकिन हम टॉपिक छोड़ नहीं सकते कोई भी। और ये हर जगह ही काम आते हैं, रिलेटिव मोशन किस तरह से होता है तो देखते हैं। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है कि मान लो एक आदमी है, ये एक आदमी मान लेते हैं जो कि रेस्ट पर है, वो मूव नहीं कर रहा है, एक जगह रेस्ट पर है, और बारिश हो रही है। मान लो कि हवा नहीं चल रही, जब हवा नहीं चलती ना तो बारिश एकदम वर्टिकल होती है, एकदम सीधी होती है, किसी एंगल पे नहीं होती। ठीक है, तो वर्टिकल रेन हो रही है। तो इस केस में अगर इस बंदे को बारिश से बचना है तो इसको अम्ब्रेला बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, वो बारिश से बच जाएगा। मान लो कि अब हवा चल रही है और बारिश इस तरीके से हो रही है, अभी भी रेस्ट पर ही है, जो इंसान है वो अभी भी रेस्ट पर ही है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसको अब अम्ब्रेला इस तरीके से पकड़ना पड़ेगा ताकि ये बारिश से खुद को बचा सके। राइट, तो मतलब बारिश के अकॉर्डिंग इसको अपने एंगल को चेंज करना पड़ेगा। अब मान लो कि ये रेस्ट पर ना होके ये आदमी किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आगे की साइड जा रहा है, और बारिश हो रही है बिल्कुल वर्टिकल। क्या इस आदमी को जो बारिश वर्टिकल आते हुए दिखेगी, नहीं, क्योंकि अब क्या काम करेगा, रिलेटिव मोशन काम करेगा, क्योंकि ये आदमी मूव कर रहा है और बारिश भी हो रही है।
तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ये बारिश इसको ऐसे शो होगी, इस डायरेक्शन में आते हुए शो होगी। तो इसको अम्ब्रेला भागते भागते भी इस तरीके से पकड़ना पड़ेगा। ये है रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखने वाले हैं किस तरीके से होता है। देखो मैंने अभी भी बताया, द व्हेन द मैन इज एट रेस्ट, तो उसको बिल्कुल वर्टिकली इस तरीके से पकड़ना पड़ेगा अम्ब्रेला को। जब वो चल रहा है तो उसने ऑब्जर्व किया कि बारिश इस डायरेक्शन में आ रही है, तो यहाँ पे ओवरऑल कॉन्सेप्ट इसका है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन हमें चेक करना पड़ेगा, उसी एंगल पे हमें अपना अम्ब्रेला रखना पड़ेगा ताकि हम बारिश से बच सकें। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी ऑफ रेन इस डायरेक्शन में है तो हमें अम्ब्रेला इसी डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा, तब जाके हम वेलोसिटी उससे बच पाएंगे। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ रेन वगैरह निकालना, मतलब कंपेयर करके कैसे निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, वो कैसे निकालते हैं वो हमने बता ही रखा है कि रिलेटिव का पोर्शन वही होता है कि जो वी आर एम वेक्टर होगा दैट विल ऑलवेज इक्वल टू वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। मान लेते हैं कि द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, तो जो वी आर है वो जे कैप माइनस जे कैप डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई, वी आर जे कैप माइनस का नीचे की साइड। और जो मैन है, मैंने माना कि ये मेरा एक मैन है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वी वेलोसिटी वी एम से, तो ये हो गया वी एम आई कैप पॉजिटिव। तो वी आर एम वेक्टर की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस वी आर जे कैप और माइनस का वी एम आई कैप। तो एक्चुअल माइनस माइनस अगर मैं बात करूं तो माइनस का आई कैप ये डायरेक्शन होती है, माइनस का जे कैप ये डायरेक्शन होता है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मान लो कि ये वर्टिकल से सॉरी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये मेरा माइनस का वी एम है, ये मेरा माइनस का वी आर है। ठीक है, तो थीटा एंगल की वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा, वी आर डिवाइडेड बाय वी एम। ऐसे हम एंगल निकालेंगे। और अगर मेरे को बात करनी है कि मेरे को वो रेन किस स्पीड से आते हुए पता करेगी लगेगी, अपियर होगी या फील होगा, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। ओके, ये केस होता है। लेकिन वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर हमेशा ऐसे करेंगे निकालने के लिए। ये ही है रेन मीन प्रॉब्लम, और कुछ भी नहीं है। ये तो हो गया जब मैं रेन वर्टिकली आ रही है। सेकंड केस लेते हैं कि रेन वर्टिकली ना आके किसी एंगल पे आ रही है। मतलब क्या हुआ कि ये आदमी है, ओके, और ये इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी एम वेलोसिटी से, वी एम आई कैप हो गया। और रेन जो है वो, जैसे ये मेरा वर्टिकल है तो इससे थीटा एंगल पे आ रही है। कितना एंगल पे आ रही है, थीटा एंगल पे। ये मेरी वी आर वेक्टर है ओरिजिनल। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में होगा वी आर, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, तो ये वी आर, ये वाला एंगल वी आर कॉस थीटा होगा, और ये वी आर साइन थीटा होगा। ठीक है, तो मैं वी आर वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, वी आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ माइनस का वी आर साइन थीटा आई कैप, क्योंकि आई कैप की माइनस डायरेक्शन में है। ठीक है, क्या होता है आई माइनस आई जे माइनस जे, ये ऐसे ही लेते हैं। ठीक है, प्लस का, सॉरी नीचे की साइड है तो नीचे की साइड माइनस का होता है, तो माइनस वी आर कॉस थीटा जी कैप। तो ये दोनों डायरेक्शन में बस आ गई। और वी एम वेक्टर जो है वो वी एम वेक्टर क्या है, वी एम वेक्टर इज इक्वल टू क्या है मेरा, वी एम आई कैप प्लस का। तो अगर मेरे को वी आर एम निकालना है, वी आर एम वेक्टर निकालना है, तो दैट विल बी इजी फॉर मी। व्हाट विल आई डू, वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर कर दूंगा मैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा जो कि आएगा माइनस वी आर साइन थीटा माइनस वी एम आई कैप। ठीक है, आई गेस इट विल ऐड, अच्छा थीटा मैंने ये माना है, ओके ओके सही है, एंड माइनस का वी आर कॉस थीटा जी कैप। ठीक है, दिस विल बी करेक्ट आंसर। ओके, और अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है वी आर एम का, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वही इस पूरे का स्क्वायर कर दिया, वी आर साइन थीटा प्लस वी एम इसका स्क्वायर कर दिया, और मैंने प्लस में वी आर कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिया। जो भी आंसर आएगा मेरा दैट विल बी माय करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। और मेरे को पता करना है कि मेरे को एंगल क्या रखना पड़ेगा, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ अम्ब्रेला। मान लो कि फाई एंगल पे रख रहा हूँ मैं इस तरीके से, फाई एंगल पे रख रहा हूँ, तो मेरा जो फाई एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू, ये वी वाई कॉम्पोनेंट है, ये वी एक्स कॉम्पोनेंट है, तो फाई विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स। देखो बाकी का जो क्लियर होगा ना वो तो एग्जाम्पल से ही होगा, फिलहाल हम कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं मोटी तरीके से। तो वो इस तरीके से करना होता है, समझ में आया। अब मान लो कि वर्टिकली नहीं आ रही, वो किसी एंगल पे आ रही है, लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है
कि वो वर्टिकली आ रही है। दैट मीन कि जो वी आर एम हमने निकाला था ना, इसमें जो आई का कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट है वो जीरो होना चाहिए, आई कंपोनेंट कुछ भी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कि मेरा आई कंपोनेंट क्या आया था, वी आर साइन थीटा आया था, वी आर साइन थीटा माइनस वी वी एम आया था, जो कि इस तरीके से प्लस आई के माइनस डायरेक्शन में वी आर एम वेक्टर की वैल्यू ऐसा ही थी, और माइनस का वी आर कॉस थीटा जे के, यही आया था। ओके, गॉट इट। सो हमें अ, अब वो फील होते हुए ऐसे लग रही है, मतलब ये वाला जो फैक्टर है ये जीरो बना रहा है, क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्योंकि आई कैप में कुछ भी नहीं है, तो मेरे को तभी तो वो नीचे आते हुए दिख रही है, डायरेक्ट फील हो रही है, मतलब जो मेरी रिलेटिव वेलोसिटी है वो आई कैप डायरेक्शन में जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली वी आर साइन थीटा को वी एम कर दूंगा, तो साइन थीटा विल भी क्या होगा, वी एम बाई वी आर होगा, तो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वी एम बाई वी आर होगा, इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ रेन है, एंगल ऑफ रेन, कि वो रेन वर्टिकल से कितने एंगल पे मेरे ऊपर गिर रही होगी एक्चुअल में, जो मेरे को फील हो रही है कि वो डायरेक्ट गिर रही है, वर्टिकली आ रही है। अब एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल, द मैन इज वॉकिंग एट 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। ठीक है, तो इधर की साइड मैन जा रहा है विद द वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, वी एम इज इक्वल टू 3 आई कैप, एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नीचे की साइड मान लेता हूँ। ठीक है, तो विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, तो वी आर इज इक्वल टू 4 j cap but in the negative direction. Find the direction in which man should hold his umbrella so that rain does not wet him. तो मैं वी आर एम वेक्टर निकालूंगा, दैट विल बी इक्वल टू, मान लो ये मेरा मैन है, इस तरीके से मान लेते हैं, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मान लेते हैं कि इसने अम्ब्रेला वर्टिकल से कुछ इतने एंगल पे इसने होल्ड कर रखा है, थीटा एंगल पे। ठीक है, और ये खुद इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वी आर एम वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 4 j कैप और माइनस का ही 3 i कैप, मतलब जो रेन है वो इस डायरेक्शन में आ रही होगी इस तरीके से, जिसका -3 i कैप और माइनस का 4 j कैप है। अगर मैं बात करूँ कि ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है, ये वाला एंगल अगर थीटा बन रहा है, वर्टिकल से एंगल मेरा थीटा बन रहा है, तो ये टेन थीटा की जो वैल्यू होगी, क्योंकि नीचे वाला कंपोनेंट 4 है और ये वाला कंपोनेंट 3 है, तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू होगा 3/4, अगर वर्टिकल से एंगल की बात करता हूँ। अगर मैं हॉरिजॉन्टल से एंगल की बात करता, थीटा टू की बात करता, तो टेन थीटा टू विल बी इक्वल टू क्या होता है, 4/3। ठीक है, हमें ये तो पता है कि दोनों आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री का सम होगा दोनों का, कॉम्प्लीमेंट एंगल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आया थीटा इक्वल टू 37 डिग्री विद द वर्टिकल, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन एट रेस्ट, मैन रेस्ट पर है, मैन की वेलोसिटी कुछ भी नहीं है। ऑब्जर्व द रेन फॉलिंग वर्टिकली, तो रेन जो है वो वर्टिकली आ रही है जब वो रेस्ट पर है। वैन ही वॉक्स 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो वॉक कर रहा है, तो उसको फील हो रहा है कि वो 53 डिग्री पे उसको वर्टिकल से पकड़ना पड़ रहा है। मान लो उसने अम्ब्रेला होल्ड कर रखा है, अम्ब्रेला इस तरीके से होल्ड कर रखा है, तो ये वर्टिकल से 53 डिग्री पे होल्ड कर रखा है, दैट मीन जो मेरी रेन है वो इस डायरेक्शन में आती हुई फील हो रही है। अगर ये वी आर था, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये वी आर है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ कुछ आ रहा होगा, जो भी वी आर जे के मान लेते हैं, माइनस का ये प्लस का। ठीक है, तो वी आर एम वेक्टर जो भी होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस वी आर जे कैप और माइनस का 4 i कैप, ये होगा। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप्स निकालनी है इन द किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मेरी यूनिट वही थी, तो उसी में निकाल लेते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं आराम से। तो वी आर ये हो रहा होगा। अब इसका वर्टिकल से एंगल, अगर ये मेरा रिजल्टेंट ये बन रहा है, रिजल्टेंट वी आर एम अगर मेरा ये बन रहा है, तो इसका वर्टिकल से एंगल जो है वो 53 डिग्री में वो गिवन है। ठीक है, तो जो वी एक्स अगर ये है और वी वाई कॉम्पोनेंट ये है, जो कि वी एक्स कॉम्पोनेंट ये है और वी वाई कॉम्पोनेंट ये है, तो टेन थीटा 1053 डिग्री विल बी इक्वल टू क्या होगा, वी एक्स अपॉन वी वाई होगा। उल्टा क्यों लिया, क्योंकि अब की बार मैंने 53 डिग्री ये माना, तो वी एक्स ये है और वी वाई है इसलिए, तो वी एक्स की वैल्यू क्या है 4, और वी वाई इसकी वैल्यू वी आर है, वी आर हमें निकालना है, तो 4/10 53 डिग्री हो गई, इसकी वैल्यू 3/4 होती है, तो आंसर हो गया 16/3 किलोमीटर पर आवर।
सॉरी 1053 डिग्री की वैल्यू लिखनी है। तो 1053 डिग्री की वैल्यू होती है 4/3। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या करना है? ठीक है। VRM जो होगा वो मैन को फील होगा हमेशा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो VR वेक्टर इज इक्वल टू -30 J कैप। नीचे की साइड है, डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउन वर्टिकली। तो इसलिए हमने माइनस का आई कैप माइनस जे कैप ले लिया। A woman rides a bicycle with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ डायरेक्शन, सॉरी इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। माना कि ये अगर मेरी नॉर्थ डायरेक्शन है और ये मेरी साउथ डायरेक्शन है, मान लेते हैं, और वो साइकिल इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको मैं आई कैप मान लेता हूँ। और जो मेरी रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी वुड शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला? ओके, तो अब एक कॉन्सेप्ट आता, अगर बारिश, अगर वो मूव नहीं कर रही और बारिश बिल्कुल वर्टिकल डाउनवर्ड हुई, तो उसको बिल्कुल इस तरीके से पकड़ना पड़ेगा अपने अम्ब्रेला को, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन। इन दिस केस मैं अगर VRM की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, अगर मैंने उसको आई कैप मान लिया, साउथ डायरेक्शन को आई मान लिया, तो VRM वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या होगा, -3 J कैप और -10 I कैप। ठीक है, अगर ये मेरी ऊपर वाली डायरेक्शन अप है, नीचे वाली डायरेक्शन मेरी डाउन है, जो मैंने अभी तक माना है, और ये मेरी साउथ है, ये मेरी नॉर्थ है, तो मेरे को वर्टिकल से मेरा जो फाइनल VRM आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, जिसमें आई कैप जो है वो 10 है और ये मेरा 30 है। तो अगर मैं वर्टिकल से एंगल थीटा निकालने की बात करूंगा, टेन थीटा की, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 10/30, जिसकी वैल्यू आएगी 1/3। तो थीटा इक्वल टू 1/3, सॉरी 10 इनवर्स ऑफ 1/3 विल बी द एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। मेरे को एट एन एंगल 10 इनवर्स ऑफ 1/3 फ्रॉम दी वर्टिकल, मेरे को अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा ताकि मैं भीगू नहीं। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अ मैन इज रनिंग अप द हिल विद अ वेलोसिटी 2 I कैप प्लस 3 J कैप। मैंने माना कि ये मेरी हिल है और मैं इस पे इधर की साइड मूव कर रहा हूँ विद द वेलोसिटी 2 I कैप प्लस 3 J कैप। तो मेरा आई कैप की डायरेक्शन होगी 2 और जे कैप की डायरेक्शन होगी 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ही फील्स दैट द रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली। इस केस में उसके बाद वर्टिकली फील हो रहा है उसको, यानी जो VRM की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू, मान लो कि VJ कैप है माइनस का। ओके, समझ में आ गया? एक्चुअल में VR वेक्टर कुछ और होगा, मेरे को नहीं पता वो क्या होगा, मान लेते हैं विद द वेलोसिटी 4। ये भी गिवन है तो 4 मान लिया, 4J कैप माइनस का 4J कैप। इफ ही रन डाउन हिल द सेम स्पीड फाइंड द VR। अब वो अगर वापस नीचे आ रहा है तो कैसा फील होगा वो देखना। तो उसके लिए पहले हमको वी एम पता है, वीएम वेक्टर पता है, वीएम वेक्टर क्या है, 2 I कैप प्लस 3J कैप। तो अगर मैं यहाँ से बात करूं कि VRM वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, VR वेक्टर माइनस का VM वेक्टर। तो VR वेक्टर की वैल्यू आ गई VRM प्लस वेक्टर प्लस VM वेक्टर, दोनों का एडिशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 2 I कैप प्लस 3J कैप माइनस का 4 I कैप, सॉरी 4J कैप। तो आंसर आया 2 I कैप माइनस का J कैप। दैट विल बी माई करेक्ट आंसर फॉर द वेलोसिटी ऑफ रेन। मेरे को एक्चुअल वेलोसिटी पता चल गई। अब अगर वो पार्टिकल वापस नीचे की साइड आ रहा है, तो जो मैन की वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो वी मैन विल बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 2 I कैप प्लस 3J कैप माइनस का। और VR वेक्टर में वो गिवन है, VR वेक्टर क्या निकल गया है, 2 I कैप माइनस J कैप निकल गया है। तो अगर मैं VRM वेक्टर की बात करूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू 2 I कैप माइनस J कैप माइनस का जो भी आंसर है, तो -2 I कैप माइनस 3J कैप मेरा कर दिया मैंने, यानी VR वेक्टर माइनस का VM वेक्टर किया। तो सॉल्व करने पर ये आ गया 2 I कैप माइनस J कैप प्लस 2 I कैप और प्लस 3J कैप। तो सिंप्लीफाई किया तो 4 I कैप प्लस 2J कैप विल बी माई करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना तो अंडर रूट में मैं 16 + 4 कर दूंगा, तो अंडर रूट 20 आएगा, जिसकी वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2√5 आएगा, 2√5 मीटर पर सेकंड, माई करेक्ट आंसर फॉर दिस। राइट, आगे बढ़ते हैं। रिवरमैन प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, रिवरमैन प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग तरह के केस आते हैं। एक खाली स्लाइड ले लेते हैं, रिवरमैन प्रॉब्लम।
एक तो आता है 1D वाला केस। 1D में क्या केस आता है कि अगर मैं 1D की बात कर रहा हूँ या मैं 2D में बात कर रहा हूँ, तो 1D में होता है कि ये मेरी रिवर है, ये फ्लो कर रही है वी आर वेलोसिटी से, और जो एक आदमी इस पे जंप किया वो इस डायरेक्शन में जा रहा है या इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ये तो है 1D का केस। 2D का होता है कि एक रिवर है जो कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वी आर, और एक आदमी को उसको क्रॉस करना है। उसके 2-3 केस होते हैं, वो देख लेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला केस आता है डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम का केस का मतलब होता है कि इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर। अब मैं एक पेन ले लेता हूँ, ब्लैक पेन ले लेता हूँ। माना कि ये जो रिवर है वो इस डायरेक्शन में वी आर वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। और एक आदमी है जो कि इस डायरेक्शन में जंप कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी एम। तो अगर देखा जाए तो क्या, अब मैं अगर मैं बात करूं कि उस आदमी की जो टोटल स्पीड है वो क्या हो जाएगी। टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ भग के, ओके, पीछे से हवा है वो भी मेरे को ढकेल रही है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी से, तो मेरी वेलोसिटी हवा की वेलोसिटी दोनों ऐड हो जाएगी आपस में। अब मैं इधर की साइड भग के जा रहा हूँ लेकिन हवा अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है किसी और वेलोसिटी से, ठीक है। तो मेरी वेलोसिटी, मैं इसे हवा की वेलोसिटी को माइनस कर दूंगा अगर वो मेरे को पीछे पुश कर पा रही है तो, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। सेकंड केस होता है अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन की बात करूं, इसके क्वेश्चन इतने नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अगर वी आर वेक्टर इस डायरेक्शन में और वी एम वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो जो मैन की फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी वो मैग्नीट्यूड ऑफ वी एम माइनस वी आर होगी। अब वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। मान लो कि वी आर की वैल्यू ज्यादा है तो वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा रिजल्टेंट, और मान लो वी एम की वैल्यू ज्यादा है तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये दो केस होता है, ये तो बहुत ही इनमें कुछ सोचने का नहीं है ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। टू क्रॉस द रिवर, भाई बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसी में से आता है क्वेश्चन। तो देखो, इसमें ना दो केस होता है। मैंने माना कि ये मेरी रिवर है, ये मेरी एक रिवर है जिसको मेरे को क्रॉस करना है। अब मैं एक पॉइंट, मान लो कि ये एक कॉर्नर है और ये दूसरा कॉर्नर है, मतलब दो बैंक है, रिवर के दो बैंक है, कॉर्नर मत मानो, इसको ए पॉइंट बोल दो और इसको बी पॉइंट बोल दो, ठीक है। मेरे को इधर की साइड मैंने जंप किया तो कुछ ना कुछ रिवर की भी वेलोसिटी होगी, तो मेरा जो फाइनल वेलोसिटी है रिजल्टेंट वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, मैं कहीं ना कहीं आ जाकर पहुंचूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं अगर सीधा जंप करता हूँ तो रिवर की जो वेलोसिटी है वो भी मेरे में ऐड होगी, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ एंगल पे चले जाएगा। अगर मैं थोड़े इधर की साइड अगर जंप करता हूँ, रिवर इधर की साइड फ्लो कर रही है, तो मेरा थोड़ा सा इधर की साइड शिफ्ट होगा वेलोसिटी, और कहीं ना कहीं इधर पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, वो डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इस पर दो केस बनते हैं। दो केस क्या बनते हैं कि टू क्रॉस द रिवर में दो केस होते हैं। एक तो होता है कि क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, यानी मिनिमम टाइम में मेरे को वो क्रॉस करना है। और दूसरा बनता है कि मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस करना है, या रिवर को ऐसे क्रॉस करना है कि मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में पहुंच जाऊंगा और क्रॉस द रिवर एंड द रीच द जस्ट अपोजिट पॉइंट। मैंने माना, देखो ये तीनों केस ना एक ही चीज को बता रहे हैं। अगर मेरे को किसी शॉर्टेस्ट पाथ की बात करनी है तो वो स्ट्रेट लाइन होती है, हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को इस पॉइंट से दूसरे किनारे पे जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, सीधे सीधे एकदम अपोजिट पॉइंट पे, ठीक है, 90 डिग्री पे। और अगर मेरे को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम की बात करना है तो कुछ मत सोचो, डायरेक्ट सीधे जंप कर जाओ। कुछ मत सोचो, डायरेक्ट अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी से सीधे जंप कर जाओ, आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में पहुंच जाओगे। लेकिन इस केस में क्या होता है कि आप थोड़ा सा इधर जाके पहुंच करो, मतलब आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होती है, तो आपको थोड़ी सी ड्रिफ्ट मिलती है। ड्रिफ्ट क्या होता है, जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ ना उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो पहले हम पहले केस की बात कर लेते हैं, सॉरी दूसरे केस की बात करते हैं, मिनिमम टाइम की। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। मैंने माना कि मैंने किसी पॉइंट ए से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। मैंने किसी पॉइंट ए से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, और ये मेरा बैंक है, दूसरा बैंक सेकंड, और ये बैंक फर्स्ट है। और जो मेरी रिवर की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है वी आर, ठीक है। तो मैंने जंप किया सच दैट कि मैं मिनिमम टाइम में सामने पहुंच जाऊं। तो उसके लिए मेरे को हमेशा एकदम बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर जंप करना पड़ेगा। ये केस आपको याद ही रखना पड़ेगा कि फॉर मिनिमम टाइम, याद रखना है इसको, वी हैव टू जंप परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर।
ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। मान लो कि जो आदमी है उसकी वेलोसिटी वी एम है, ठीक है, जो रिवर है उसकी वी आर है। तो फाइनली अब मेरे अंदर एक तो वी एम हो गया और ये वी आर हो गया इस डायरेक्शन में। तो जो मेरा रिजल्टेंट होगा वो कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में होगा। रिजल्टेंट जो होगा वी आर एम, रिजल्टेंट होगा मेरा, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो फाइनली मैं मूव करते करते यहाँ पहुंच जाऊंगा, राइट। अब वैसे नॉर्मली अगर मेरे पास रिवर की वेलोसिटी नहीं होती, रिलेटिव वेलोसिटी, तो मैं इस पॉइंट पर पहुंचता बी पॉइंट पे, लेकिन फिलहाल मैं सी पॉइंट पर पहुंचा। तो जो बी सी जो डिस्टेंस है ना, इसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो इस ड्रिफ्ट को कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, इस ड्रिफ्ट को कैलकुलेट करने का सीधा तरीका है। क्या तरीका है? कि हमें पता है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज इक्वल टू क्या होगा। देखो, मान लो कि रिवर की जो विड्थ है वो डी है। क्या है? डी। मतलब सॉरी, ये गलत लिख दिया। इसकी जो विड्थ है वो डी है। तो इस रिवर को क्रॉस करने में सिर्फ और सिर्फ ये कंपोनेंट काम आ रहा है। ये कंपोनेंट तो किसी काम नहीं आ रहा रिवर को क्रॉस करने में। तो वीएम कंपोनेंट में वो काम आ रहा है रिवर क्रॉस करने में। तो मैंने लिख दिया कि डी अपॉन वी एम विल बी द टाइम टेकन टू रीच द अपोजिट बैंक। दूसरे बैंक पे पहुंचने में कितना टाइम है, टाइम टेकन। अब आता है सेकंड पॉइंट कि ड्रिफ्ट क्या होगी। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा? ड्रिफ्ट के लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो रिवर की वेलोसिटी है वो जिम्मेदार है। तो वी आर इनटू टाइम टेकन विल बी इक्वल टू ड्रिफ्ट। टाइम टेकन कितना है? डी अपॉन वी एम। तो वी आर इनटू डी अपॉन वी एम विल बी द ड्रिफ्ट। ये हो गया मेरा आंसर। अब मेरे को बताओ कि ये परपेंडिकुलर जंप किया, ये क्यों आया? क्योंकि मेरे को पता है, मान लो कि मैं परपेंडिकुलर जंप ना करके किसी एंगल पे जंप करता, कि मैं इस साइड इस डायरेक्शन में, या मैं मान लेता हूँ कि किसी ना किसी एंगल पे जंप किया। ये मेरा वर्टिकल है, वर्टिकल से मैं थीटा एंगल पे जंप कर गया, ठीक है, मान लेता। तो ये वाली डिस्टेंस तो मैं डी ही मानूंगा, और मेरे पास जो वेलोसिटी है वो वी एम है, इधर की साइड वी आर है। लेकिन रिवर को क्रॉस करने में वी आर तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही। रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम टेकन है वो तो वही आएगा, डी अपॉन वी एम का कॉम्पोनेंट जो कि वी एम कॉस थीटा है। वी एम का इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट क्या है? वी एम कॉस थीटा, जो कि इसको क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है। तो अब ये मिनिमम कब होगा? ये मिनिमम कब होगा? जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, ठीक है। कॉस थीटा मैक्सिमम का मतलब 1 होता है, और थीटा इक्वल टू 0 पे ये 1 होता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल 0 होना चाहिए, और ये 0 का मतलब क्या है कि वी आर और वी एम एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। वी आर और वी एम एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ये कॉन्सेप्ट है मिनिमम टाइम के लिए। अब बात करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ की। तो शॉर्टेस्ट पाथ का क्या केस होता है कि मानो मैंने यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट किया और मेरे को इस पॉइंट पे एंड करना है बिल्कुल वर्टिकली। इसका मतलब कि मेरे पास जो फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है, जो वी आर एम रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो 0 होना चाहिए, यानी मैं एक्स डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा, यानी मेरे पास कोई ड्रिफ्ट ही नहीं आई। ड्रिफ्ट इक्वल टू मेरा 0 आ गया, ठीक है। वो कब होगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहां से थीटा एंगल, वर्टिकल से थीटा एंगल पीछे की साइड जंप करते हैं, ठीक है, वी एम वेलोसिटी से, जो पॉसिबल था। और ये अगर ये वाली डिस्टेंस डी है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा। ये होगा वी एम कॉस थीटा, और ये होगा वी एम साइन थीटा। ये वर्टिकल से एंगल है, एंगल जरूर ध्यान रखना कि वर्टिकल से ले रहे हैं उससे। और ये मेरा रिवर का है। तो अब अगर मैं बात करूं कि मेरा रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कंपोनेंट होगा वी आर में से वी एम साइन थीटा को माइनस कर दूंगा, तो मेरा वो केस बन जाएगा। तो वी एम साइन थीटा ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि वी एम कॉस थीटा तो पार करने में काम आ रहा है, लेकिन वी आर में से अगर मैं वी उसमें एम साइन थीटा को माइनस करूं तो मेरा एक्स कंपोनेंट निकल के आएगा, ये 0 होना चाहिए। तो इसका केस आगे कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो वी आर डिवाइडेड बाई वी एम होनी चाहिए, ठीक है। और ये मेरा एंगल हो गया। और अगर मैं इस केस में पूछूं कि मेरे को पार करने में कितना टाइम लगा, तो वो डी अपॉन वी एम कॉस थीटा लगा। भाई पार करने में तो यही हेल्प कर रहा है ना। तो ये मेरा टाइम टेकन हो गया। अब एक केस आता है कि मेरे को ये बताओ
कि ऐसा कौन सा केस है जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो, मतलब ड्रिफ्ट मेरी जीरो हो ही नहीं सकती। देखो मेरे को पता है कि अभी मेरी ड्रिफ्ट जो निकल के आई वो जीरो कब होती है, वो जीरो तब होती है जब मेरा साइन थीटा इक्वल टू वी आर बाई वी एम। ठीक है, जब मेरा साइन थीटा इक्वल टू वी आर बाई वी एम। अब साइन थीटा इक्वल टू वी आर बाई वी एम हो तब तो ड्रिफ्ट जीरो हो रही है। अब ड्रिफ्ट कांट बी इक्वल टू जीरो का केस जो होगा उसमें होगा कि साइन थीटा जो है वो ग्रेटर देन वन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर साइन थीटा ग्रेटर देन वन है, जो पॉसिबल नहीं है, तब वो मेरी ड्रिफ्ट जो है वो जीरो होगी, यानी वी आर की वैल्यू ग्रेटर देन है वी एन से। तो उस केस में तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मेरी जो ड्रिफ्ट है वो जीरो हो जाए। तब तो कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आएगी ही आएगी, चाहे मेरी मैं कितने भी एंगल पर जंप कर लूं। ठीक है, तो हमेशा टू गेट जीरो ड्रिफ्ट, पहला केस तो ये है कि वी आर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू वी एम होनी चाहिए, तब मेरी ड्रिफ्ट जीरो हो सकती है। प्लस साइन थीटा विल बी इक्वल टू वी आर बाई वी एम होना चाहिए। केस समझ में आ गया? ये केस होता है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विथ ऑफ अ रिवर इज 30 मीटर, तो मेरे को विथ गिवन है 30 मीटर, एंड रिवर वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, वी आर में वो गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड द रोइंग वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे ये मेरी एक रिवर है जो फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये मेरा डी है, एंड द रोइंग वेलोसिटी, जो रोइंग वेलोसिटी आ रही है वो 37 डिग्री पे आ रही है। ये मेरा एंगल 37 डिग्री है, जो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे को बोला है कि इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। देखो ये इसको पार करने में हेल्प नहीं कर रहा, इसको हेल्प कौन कर रहा है पार करने में? ये वाला कंपोनेंट जो कि 5 इंटू साइन ऑफ 37 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट क्या है? 5 इंटू साइन ऑफ सॉरी कॉस ऑफ 37 डिग्री, 5 ऑफ कॉस ऑफ 37 डिग्री। ठीक है, तो एक तो क्या साइन ऑफ 37 डिग्री, एक हो गया कॉस ऑफ 37 डिग्री। तो इस वाली वेलोसिटी का आंसर आया 5 इंटू 3/5, इसकी वेलोसिटी आ गई 3। तो पार करने में सिर्फ जो 3 मीटर पर सेकंड का कॉम्पोनेंट है वो हेल्प कर रहा है। तो टाइम टेकन विल भी हो गया जो मेरी विद है डी अपॉन वी एम कॉस थीटा, या वी एम साइन 37 डिग्री, जो पार करने में इसको हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? डी की वैल्यू आ गई 30, और वी एम की वैल्यू क्या आ गई? 5, और साइन 37 की वैल्यू आ गई 3/5। सॉल्व करने पे आया 10 सेकंड विल बी करेक्ट। ड्रिफ्ट ऑफ द बोटमैन व्हाइल रीचिंग द अदर शो। तो देख एक्स डायरेक्शन में जो फाइनल इसका वेलोसिटी हो रहा है, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में ये भी इसी डायरेक्शन में, दोनों ऐड हो जाएंगे। इसकी वैल्यू क्या? 5 इंटू 4/5 है, जिसकी वैल्यू 4 आएगी। दोनों ऐड होंगे तो 6 मीटर पर सेकंड मेरी ये आ गई। तो जो ड्रिफ्ट आएगी वो वी एक्स इंटू टाइम आएगा, तो ये तो 6 आ गया, इंटू टाइम कितना है 10, तो 60 मीटर विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कुछ नहीं है, कंपोनेंट को 1D और 2D में बिल्कुल 2D में ब्रेक कर लो, 1D में एक्स और वाई डायरेक्शन में, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। A river is 20 meter wide. River speed is this. A boat start with the velocity perpendicular to the river current, and the velocity of the boat is this. How far from the point? ठीक है, तो मेरे को वो निकालना है, ड्रिफ्ट निकालना है। तो मेरे को क्या केस है, इस तरीके से मेरी एक रिवर है जिसकी विड्थ है 20 मीटर। यहाँ से मैंने बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वी बोट मान लेते हैं, ये वी रिवर है इस डायरेक्शन में, जिसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इसका कोई भी कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में तो नहीं है, नॉर्मल है। इसको पार करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? D/5, क्योंकि सिर्फ ये कॉम्पोनेंट है जो हेल्प कर रहा है, तो D/5 हो गया 20/5, जिसकी वैल्यू आ गई 4 सेकेंड। 4 सेकेंड लगेगा पार में। तो जो ड्रिफ्ट आएगी, ड्रिफ्ट वैल्यू क्या होगी? एक्स डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है इनटू टाइम। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 3, और टाइम कितना है? 4, तो 12 मीटर विल बी माय ड्रिफ्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 किलोमीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ दिस। ठीक है, तो डी आ गया 2 किलोमीटर, रिवर की वेलोसिटी वी आर आ गई मेरे पास 5 किलोमीटर पर आवर,
और एक मैन कैन, तो वी एम जो है स्टिल वाटर में अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह सकता है, मतलब जा सकता है, तो ही वॉन्ट टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। पहला केस, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए मेरे को पता है, मेरे को कुछ ना कुछ ऐसे एंगल पे इसको फेंकना पड़ेगा, ऐसे कूदना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा कि मेरा एक्स कंपोनेंट 0 हो जाए। ठीक है, तो अगर मेरी इसकी वैल्यू थीटा मान लेते हैं, थीटा एंगल में मैंने जंप किया, और मेरा इस डायरेक्शन में जो वी आर है वो 5 है, 5 किलोमीटर पर आवर है, और मेरा नॉर्मली 10 होता है, तो ये वाला हो गया 10 साइन थीटा, और ये हो गया मेरा 10 कॉस थीटा। ठीक है, तो 5 - 10 साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर आपको बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पर जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ में आपको क्रॉस करना है तो। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास हाफ, तो एंगल जो आया थीटा का वो आया 30 डिग्री। तो मेरे को वर्टिकल से 30 डिग्री पर इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर पे जंप करना पड़ेगा। इन विच डायरेक्शन शुड द पर्सन से, एंड क्रॉसिंग टाइम, अब मेरे को पता है क्रॉस करने में तो सिर्फ ये और ये हेल्प कर रहा है, तो वी वाई कॉम्पोनेंट क्या है 10 cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री के लिए √3/2, तो 5√3 हो गया। अब मेरे को पता है बी बाई है, तो टाइम टेकन कितना हो गया, डी डी की वैल्यू क्या है 2 किलोमीटर डिवाइड बाई 5√3, ये मेरा हो गया आवर। अगर मिनट में चेंज करना है तो इंटू 60 कर देंगे, तो 2 × 60 डिवाइड बाई 5√3 होगा। ठीक है, √3 इसको अगर मैं करना चाहूँ तो 4√3 में ये ब्रेक होगा, यस 4√3, तो आंसर आ जाएगा 8√3 मिनट। मैंने मिनट में चेंज कर लिया आवर से, ठीक है, इंटू 60 कर दिया, आंसर आ गया। आगे चलते हैं। आ रिवर, देखो इसके ना दो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसमें एक चीज देखना। आ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, मैंने माना ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, मैं मान लेता हूँ वेस्ट टू ईस्ट, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, वी आर जिसकी स्पीड है 5 मीटर पर मिनट, तो वी आर की वैल्यू क्या है 5 मीटर पर मिनट। ठीक है, अ मैन ऑन द साउथ बैंक, ये मेरा साउथ बैंक है और ये मेरा नॉर्थ बैंक है। साउथ बैंक पे एक आदमी है जिसकी स्टिल वाटर में अगर मैं बात करूं, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है 10 मीटर पर मिनट। ठीक है, वांट टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम, देखो शॉर्टेस्ट टाइम जब भी आ जाए, शॉर्टेस्ट टाइम में इसको क्रॉस करना, तो सीधे जंप कर जाओ, सोचो ही मत, सीधे जंप कर जाओ बिल्कुल। ठीक है, तो मैं 90 डिग्री पे मैंने जंप कर दिया, और मेरे को बताना है ही शुड स्विम इन द डायरेक्शन, तो ड्यू नॉर्थ, एकदम सीधे जंप करना है, इसमें तो कुछ सॉल्व करने का था ही नहीं, ड्यू नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर। मेरे को बिल्कुल नॉर्थ डायरेक्शन में जंप करना है, 90 डिग्री में जंप करना है, जैसे ही मेरे को अगर शॉर्टेस्ट टाइम की बात करनी है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट आता है कि 20 मीटर पर मिनट, इसमें जो है वी आर की वैल्यू है वो 20 मीटर पर मिनट है, और जो वी एम की वैल्यू 10 मीटर पर मिनट है, और जो आदमी है वो चाहता है कि रिवर को बिना किसी ड्रिफ्ट के, यानी ड्रिफ्ट तो जीरो होना चाहिए, ड्रिफ्ट जीरो होना चाहिए। पर एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे जो वी आर है वो कैपिटल है, कैपिटल सॉरी, वी आर है दैट इज मोर देन वी एम। ओके, तो अगर वो वीएम से बड़ा है तो इसका मतलब ड्रिफ्ट कभी भी जीरो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं, ये मैंने आपको अभी भी बताया। ठीक है, ड्रिफ्ट हमेशा जीरो तब होगी जब वी एम विल बी ग्रेटर देन वी आर। भाई मैन के पास स्पीड ज्यादा होनी चाहिए तभी वो ड्रिफ्ट जीरो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जीरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल, नेवर। तो ओके, सो इसके साथ हमारा पूरा काइनेमेटिक्स यहाँ खत्म होता है। अब इसकी 9th की एक डीपीपी रह रही है और एक चैप्टर शीट रह रही है, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, जिसका सॉल्यूशन एक दिन के गैप के बाद आएगा। आपको एक दिन का टाइम है, 50 क्वेश्चन है उसमें, काइनेमेटिक्स पूरा अच्छे से कवर कर लो। और इस टेलीग्राम चैनल पे आप डाउट पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, और इस चैनल को ज्वाइन कर लो। थोड़े टाइम बाद हम कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट्स डालना स्टार्ट करने वाले हैं, आफ्टर 15-20 डेज। अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू सो मच।